दोस्तों, कई लोगों ने पूछा था कि उनके पंचायत में जो भी योजनाएं चलती हैं, जो भी कार्य प्रतिनिधियों द्वारा कराया जाता है, उसके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि उसके लिए कितना सरकार ने पैसा भेजा है, कितना पैसा प्रस्तावित है, कितना खर्च हुआ है और कौन कौन सी योजनाएं आगे और होने वाली है उनके पंचायत में, उनके वार्ड में। तो ये तमाम चीजें उन्हें नहीं मालूम चल पाता है, जिसका कारण ये होता है कि लोग जो प्रतिनिधि होते हैं वो मनमानी करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से यह जान पाएंगे कि आपके पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसके लिए सरकार ने कितना पैसा भेजा है, कितना खर्च हुआ है। ये तमाम चीजें आप जो है चेक कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, स्क्रिप्ट मत करिएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो सभी लोगों के लिए जो पंचायत से बिलोंग करते हैं। यह वीडियो आपके लिए इतना अनिवार्य है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप यदि इस तरह की जानकारी रखते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि 50% तक अपने पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर अंकुश लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कि कैसे हम जो है अपने पंचायत के कार्यों के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है उसको ओपन करके सर्च करना है ई ग्राम स्वराज। यहाँ पे आपको ई ग्राम स्वराज का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको जो है इंस्टॉल करके और ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो स्टेट है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में जितने भी स्टेट हैं उनका लिस्ट स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हमने पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है जिला परिषद का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके राज्य के जितने भी जिला परिषद क्षेत्र हैं उनका लिस्ट दिखेगा। यहाँ पे आपको आपका जो जिला परिषद है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जिला परिषद सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है पंचायत समिति का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप पंचायत समिति पे क्लिक करेंगे तो जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली जितनी भी पंचायत समिति हैं उनका लिस्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना पंचायत समिति क्षेत्र को सेलेक्ट कर लेना है। पंचायत समिति को चूज करने के बाद आपके सामने ग्राम पंचायत का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संपूर्ण ग्राम पंचायत आपके पंचायत समिति यानी प्रखंड के अंतर्गत जो आते हैं उनका लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद ये जो सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना के ये चूज करना है कि आपको किस वर्ष का पूरा डिटेल आपके पंचायत का चाहिए। यहाँ पे आपको 2015-16 से लेके अभी वर्तमान में 2022-23 तक का डिटेल शो कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमें 2021-22 का देखना है तो हमने 2021-22 को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ई आर डिटेल, दूसरा है अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल प्रोग्रेस। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो यह देखना है कि 2021-22 में अप्रूव्ड जो कार्य थे वो कौन कौन है। तो इस पर हमें जो है क्लिक करना है। जो ही हम अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो 2021-22 में हमारे पंचायत के लिए फंड बिहार सरकार के द्वारा अलॉट हुआ था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 77,15,224 रुपये का फंड यहाँ पे सरकार ने पंचायत के लिए दिया है। और डिटेल देखने के लिए आपको क्या करना है होगा कि ये जो डिटेल्स के लिंक है इस पर आपको क्लिक करेंगे। जो ही आप डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक नया पेज खुलेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर के अनुसार एक्टिविटीज कोड भी यहाँ पे दिखा हुआ है, एक्टिविटीज डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज है वो दिखा रहा है पेयजल मरम्मत वार्ड नंबर 9 के लिए वर्क का यहाँ पर निकल दिया रहा है। एक्टिविटीज टाइप पब्लिक वर्क दिखा है, फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर दे रहा है। यहाँ पे स्कीम का भी नाम दिख रहा है, कॉम्पोनेंट नेम भी दिख रहा है, और यहाँ पे जो टोटल कास्ट वर्क के लिए जो दिया गया है वो भी यहाँ पे आपको ये देखिए शो कर रहा है। इसके अलावा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो दूसरा कार्य जो आपके पंचायत का है वो भी यहाँ पे दिखेगा। ये पूरा डिटेल आप बारी बारी से देख सकते हैं। इसमें से आप पूरी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेयजल मरम्मत वार्ड नंबर 7 का जो ड्रिंकिंग वाटर का आया था वो भी 24,000 रुपये यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिख रहा है। सीरियल नंबर 4 जो एक्टिविटीज कोड है यहाँ पे दिख रहा है। वार्ड नंबर 6 का मरम्मत के लिए जो पैसा है वो भी यहाँ पे 24,000। इस तरह से पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दे रहा है। आप चेक कर सकते हैं कि आपके पंचायत में किस मद के लिए कितना पैसा सरकार ने अनुमोदित किया था। ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे दिखेगा कि 2021-22 में लोकल बॉडी कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है। ग्राम पंचायत बेलवा टोटल यहाँ पे पैसा जो दिखा रहा है कि 34,93,664 रुपया भेजा गया है, प्राप्त किया गया है पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा। और उसमें से जो खर्च का विवरण है वो यहाँ पे नीचे देखिए शो कर रहा है। ये है 5,35,307। यानी आपको पूरी जानकारी इस वेबसाइट पे, इस ऐप पे आपको मिलेगी। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अब हमें जो है 2022-23 का डिटेल देखना होगा तो हमें यहाँ पे 2022-23 फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करके और अप्रूव्ड वर्क देखना है कि क्या क्या कार्य जो है अप्रूव्ड हुए हैं 2022-23 के लिए। तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टोटल जो है 65 वर्क अप्रूव किए हैं, जिसके लिए प्रस्तावित जो पैसा है वो है 2,64,97,480 रुपये। ये आपको और डिटेल में जाना होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन गोइंग वर्क, यानी जो अभी कार्य प्रगति पे है उस कार्य का डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्य अभी चल रहा है जिसके लिए जो अमाउंट है, जो पैसा है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। इसका और डिटेल आपको चेक करना होगा तो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा जो डिटेल जो भी चल रहा है काम उसका आ जाएगा। ये देखिए पंचायत सरकार भवन के का यहाँ पे देखिए एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन आ गया है। पंचायत सरकार भवन का रंग रोशन, ये देखिए ये काम आपको दिख रहा है, जिसके लिए 7,18,590 रुपया जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो काम अभी प्रगति पे है। अब नीचे आपको दिखेगा कि टोटल कंप्लीट वर्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई भी कार्य जो है कंप्लीटेड नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जो ही आपका कोई भी कार्य पंचायत का कंप्लीट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से आप जो है ना, आप बड़े आसानी से आपके पंचायत में जो भी कार्य हो रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यह वेबसाइट पे जो भी डिटेल है वो बिल्कुल सत्य है, वो कोई फेक नहीं है। ये वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है और ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपने पंचायत में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार सरकार के द्वारा जो नल जल योजना है उसके मोटर को देख रेख के लिए, उसके पानी के संचालन के लिए, रख रखाव के लिए एक अनुरक्षक की नियुक्ति की गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा आवेदन किया गया था। लेकिन अभी तक कई लोगों को मालूम नहीं है कि उनके वार्ड में अनुरक्षक के रूप में किसी की नियुक्ति की गई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यह चेक कर सकते हैं कि आपके वार्ड में अनुरक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो आप यह नहीं जान पाइएगा कि आपके वार्ड में अनुरक्षक की जो बहाली हुई है वो किसकी हुई है, उसका नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा वार्ड प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, वार्ड प्रोफाइल टाइप करके आपको सर्च करना है। जो ही आप वार्ड प्रोफाइल सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर ही एक लिंक दिखाई देगा वेबसाइट का। इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। वहाँ से आप क्लिक करके सीधे वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे, होम पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको जो है मोबाइल में ये खुल नहीं रहा है तो इसको एडवांस कर लेना है, और यहाँ पे जो प्रोसीड टू PRD nischaysoft.bihar.nic.in पे क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पंचायती राज विभाग का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको चूंकि मैंने मोबाइल पे ओपन किया है तो इसको हम डेस्कटॉप मोड पे कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पूरा जो डाटा है वो हमको शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार के जिलों का नाम आ गया है। तो सबसे पहले आपको अपना जो जिला है उसको सर्च करके और उस पर टाइप करना होगा। जैसे मैंने गोपालगंज टाइप किया और इस पर क्लिक किया। जो ही हम जिला पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो है जो प्रखंड है उनका लिस्ट आ जाएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे अपना प्रखंड सेलेक्ट करना है। जो ही आप प्रखंड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रखंड के अंदर जो भी पंचायतें हैं उनका एक लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पंचायत चूज करना है और उस पर क्लिक करना है। जो ही आप पंचायत पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके पंचायत के जितने भी वार्ड हैं उनकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। हाँ दोस्तों, जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनका पूरा नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर वार्ड के वार्ड संख्या लिखा हुआ है, वार्ड मेंबर का नाम लिखा हुआ है, वार्ड मेंबर का मोबाइल नंबर, और वार्ड जो सचिव बनाया गया है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के लिए उसका भी नाम होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको शो होगा। और नीचे जो है इसके बगल में ही आपको दिखाई देगा वर्किंग अनुरक्षक। जी हाँ दोस्तों, यही वो लिस्ट है जो आपको आपके पंचायत का मिल जाएगा कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में कौन कौन से लोग जो हैं अनुरक्षक के पोस्ट पे नियुक्त हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा वार्ड है 8, तो यहाँ पे मुझे देखना होगा तो यहाँ पे अनुरक्षक के रूप में नाम ये आ गया है। तो इस तरह से आप जो है ना बड़े आसानी से अपना मतलब वार्ड का पूरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि आपका वार्ड का नाम क्या है, आपके वार्ड सचिव का नाम क्या है, और अनुरक्षक जो नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है। ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है अपने वार्ड में किसका अनुरक्षक के रूप में नियुक्ति की गई है यह जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि आप जान लेंगे कि अनुरक्षक कौन है तो नल जल योजना से संबंधित कोई शिकायत होगा तो आप सीधे अनुरक्षक से जाके मिलके कर सकेंगे, तो आपके समस्या का समाधान हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, ग्राम सभा से संबंधित कई सारे क्वेश्चन हमसे लोगों ने पूछा था कि ग्राम सभा है क्या, और ग्राम सभा की बैठक क्यों बुलाई जाती है, कब बुलाई जाती है, और ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। ये तमाम क्वेश्चन ग्राम सभा से जुड़ी कई लोगों ने हमसे पूछा था। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ग्राम सभा से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो आपको बताने वाला हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें,
ताकि आगे और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा है क्या, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी पंचायत क्षेत्र के किसी गांव के मतदाता सूची में शामिल सभी व्यक्तियों को मिला के एक ग्राम सभा बनता है। यानी एक गांव के वे सारे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में आता है, वे सभी लोग ग्राम सभा के अंदर आते हैं, वे सभी लोग ग्राम सभा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा की बैठकें कब बुलाई जाती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा की बैठक हर 3 महीने पे बुलाना अनिवार्य है। यानी साल में 4 बार और 5 साल में आपको जो है 20 बार यह बैठकें करना अनिवार्य होता है ग्राम सभा का। तीसरा क्वेश्चन था कि यह बैठक कौन बुलाएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बैठक की बुलाने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। यदि मुखिया नहीं है तो उनके जगह पे जो प्रखंड के बीडीओ होते हैं वो ग्राम सभा की बैठक को बुला सकते हैं और उसमें जो है बीडीओ स्वयं भाग ले सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज के उसकी अध्यक्षता करा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा में कितने लोगों का होना अनिवार्य है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी ग्राम सभा में यदि 2000 लोग हैं तो उसका 5% यानी 100 लोगों को पहली बैठक में आना अनिवार्य है। यदि वह कोरम पूरा नहीं होता है तो उसकी खाना पूर्ति के लिए यदि दूसरी ग्राम सभा बुलाई जाती है तो उसमें जो है 2.5% यानी 50 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। एक और क्वेश्चन था कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता मुखिया के द्वारा की जाती है। यदि मुखिया उपस्थित नहीं होते हैं तो उप मुखिया जो होंगे वह उस सभा की अध्यक्षता कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये ग्राम सभा क्यों बुलाई जाती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा के अंदर जो चर्चाएं होती है उसमें सबसे पहली बात यह है कि ग्राम सभा के अंदर जो वार्षिक लेखा जोखा होता है कि जैसे 1 साल के अंदर कितना फंड आया, कितना खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा का काम ग्राम सभा में होता है। दूसरा काम ग्राम सभा में ये होता है कि जो पुराने वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन है उस पर भी विचार ग्राम सभा में ही किया जाता है। पिछली अंकेक्षण टिप्पणी पर भी विचार विमर्श ग्राम सभा में किया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट कितना होना चाहिए, किन मदों पे कितना खर्च होना चाहिए, इस पर भी चर्चा जो है ग्राम सभा में ही होना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है। 5वां जो काम होता है ग्राम सभा में कि जो पिछले वर्ष बीता हुआ है, जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसमें जो भी कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा का भी काम जो है ग्राम सभा में किया जाता है। 6वां कार्य ग्राम सभा में ये होता है कि जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें जो प्रस्तावित विकास से संबंधित कार्य हैं उस पर भी चर्चा जो है ग्राम सभा में ही होती है। कई कार्यों की देख रेख के लिए कि जो भी विकास का कार्य है उसका संचालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कमी क्या है, उससे संबंधित शिकायत क्या है, प्रगति का लेवल क्या है, इन तमाम चीज़ों के लिए जो निगरानी कमेटी पंचायत में बनती है उसके द्वारा जो प्राप्त प्रतिवेदन है उस पर भी चर्चा जो है ग्राम सभा में ही की जाती है। अब एक क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा के जिम्मे कौन कौन से कार्य हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा के जिम्मे जो कार्य हैं उसमें से पहला कार्य है वो ये है कि गांव के विकास से संबंधित जो भी कार्य चल रहा है उसके क्रियान्वयन में सहयोग देना। गांव में जो विकास के कार्य हैं उसके क्रियान्वयन के लिए लाभुकों का पहचान किया जाता है, वो भी कार्य जो है ग्राम सभा के माध्यम से ही किया जाता है। तीसरा कार्य ये है कि जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए नगद, जिन्स या दोनों प्रकार से अंशदान या शैक्षिक श्रमदान के लिए भी सहयोग देने का कार्य जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। चौथा, गांव के अंदर जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी सहयोग देने का काम जो है ग्राम सभा का होता है। ये जिम्मेदारी ग्राम सभा की होती है कि जो भी शिक्षण कार्य चल रहे हैं, परिवार कल्याण से संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें भी सहयोग देने की जिम्मेदारी जो है ग्राम सभा की होती है।
पांचवा कार्य ये है कि गांव में जो समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उसमें आपसी भाईचारे को कायम रखना होता है, उसमें किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होने देना है। इस पर विशेष एक जिम्मेदारी बन जाती है ग्राम सभा की। पांचवा जो काम ये है कि पंचायत के मुखिया, उप मुखिया या सदस्य के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसे संबंधित स्कीम का डिटेल, आय और व्यय का लेखा जोखा मांगने का काम भी जो है ग्राम सभा का है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यह नियम है कि जो भी काम मुखिया, उप मुखिया या वार्ड सदस्य करते हैं उसका लेखा जोखा ग्राम सभा के लोग जो है ग्राम सभा में मांग सकते हैं। और जो मुखिया और उप मुखिया या सदस्य हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यदि इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है किसी योजना से संबंधित तो उन्हें हर हाल में देना होता है। निगरानी समिति के द्वारा यदि कोई प्रतिवेदन आता है तो उस पर चर्चा करके अनुशंसा करने का काम भी जो है ग्राम सभा का ही होता है। इसके अलावा राज्य सरकार या किसी अन्य कानूनों के तहत जो भी नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती है उसका निर्वहन करना और कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की होती है। तो ये काफी सारे अधिकार मिले हैं ग्राम सभा के लोगों को, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं। न कोई मुखिया, सरपंच या बीडीसी या पंचायत के प्रतिनिधि या बताता है किसी भी जनता को कि उनके राइट्स क्या हैं, और जिसका कारण ये होता है कि जो मुखिया होते हैं या जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो मनमानी करते हैं, जबकि जनता के वोट को ही पाके जनता की सेवा के लिए वो चुने गए हैं, न कि अपनी सेवा कराने के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी ग्राम सभा के लोग हैं, जो भी जनता है, वो अपने राइट्स को जाने। जब तक आप अपने राइट्स को नहीं जानिएगा ऐसे ही आपके पैसों का बंदरबाट होता रहेगा और काम के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी और आपका इसी तरह से शोषण होता जाएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मैंने जो कहा है उस पर आप विचार करिएगा, और ये जो भी राइट्स के बारे में मैंने बताया है यह एक दूसरे से शेयर करिएगा और अपने अपने जनप्रतिनिधियों से, मुखिया, उप मुखिया या जो वार्ड हैं उनसे यह बोलिएगा कि अगली बार जो ग्राम सभा होगी उसकी हमें जानकारी आपको जरूर देना है, और आप अपने मांग को लेके जो भी कार्य मैंने बताया है उन कार्यों से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए जरूर ग्राम सभा में जाइएगा। यह एक आपके लिए सामान्य कार्य नहीं है बल्कि एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका एक काम जो है आपके पंचायत को अच्छा बना सकता है। सिर्फ एक इस काम की बदौलत आप जो है अपने पंचायत में हो रही जो भी खाना पूर्ति है, चोरी चमारी है, लिपा पोती है, कार्यों को लेके उस पे काफी हद तक आप अंकुश लगा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग सरपंच के पद पे जीत गए हैं उन्हें आज भी लोग वैल्यू नहीं देते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यहाँ तक कि जो पुलिस वाले होते हैं वो भी उनका बेइज्जती करते हैं। जब भी वो थाने पे किसी काम को लेके जाते हैं, किसी का पक्ष रखने के लिए जाते हैं, तो वहां से उनको अनादर करके पुलिस वाले भगा देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सरपंच को कौन कौन सा अधिकार होता है, क्या क्या वो कर सकता है, और सबसे बड़ी बात कि यदि सरपंच का कोई बात नहीं मानता है तो सरपंच उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेगा। इन तमाम चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा नहीं, एक एक चीज को सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आपको ये पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां पे न्यायपालिका में सरपंच की व्यवस्था है। आप राजस्थान में चले जाइए या हरियाणा में चले जाइए, वहां पे सरपंच ही मुखिया होता है। लेकिन हमारे बिहार में क्या है कि न्यायपालिका में सरपंच की व्यवस्था की गई है, वो इसलिए कि छोटे छोटे मामले जो ग्रामीण स्तर पे होते हैं उसका निस्तारण आसानी से हो सके, लोगों के अंदर भाईचारा बना रहे और किसी को कोई परेशानी नहीं हो। इन तमाम चीज़ों के लिए बिहार सरकार ने न्यायपालिका में एक सरपंच की व्यवस्था की है।
जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी बिहार सरकार के जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ऑलरेडी यह आदेश दे रखा है सभी थानों को कि जो छोटे छोटे मामले हैं उसको जो है थाने पे सुनवाई नहीं किया जाए, उसको सरपंच का जो ग्राम कचहरी है वहां पे भेज दिया जाए, वहां पे इसकी सुनवाई हो। तो सरपंच का जो पावर है, सरपंच जो लोग हैं जब तक उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात जानकारी के बाद भी उनके अंदर यह गट्स नहीं आएगा कि जो उनको राइट्स मिले हैं उसका यूज कैसे करें, तो ऐसे ही अव्यवस्था चलती रहेगी और लोग जो है परेशान होते रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो 40 धाराएं वो हैं धारा 140, 142, 143, 144, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 279, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 294 ए, 332, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506 एवं 510। ये 40 धाराएं के अंतर्गत अभी बिहार सरकार के द्वारा यह अधिकार मिला है सरपंचों को कि ये जो भी 40 धाराएं हैं इसके अंतर्गत जो भी केस आते हैं उसका निष्पादन जो है, उसका निराकरण समाधान जो है वो ग्राम कचहरी में ही किया जाएगा, उसमें पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा धारा 106 और 107 के अंतर्गत भी सरपंच को अधिकार दिया गया है कि वो भी इस पे अपना आदेश जारी कर सकते हैं। पुलिस वाले किसी को पे कोई जुर्माना नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सरपंच जो है, सरपंच के पास ऐसा पावर है कि वह 1000 तक का जुर्माना किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी दोषी व्यक्ति पे लगा सकता है, उनसे वसूल भी सकता है। धारा 140 के अंतर्गत सरपंच को यह अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति थल सेना, नौसेना या वायुसेना का जो पोशाक होता है उसको पहन के और कोई फर्जीवाड़ा का काम करता है तो उस व्यक्ति पे सरपंच जो है 500 रुपये का जुर्माना या 3 महीने का जेल भी करा सकता है एक सरपंच। धारा 142 के अंतर्गत सरपंच को अधिकार है कि यदि कोई जमघट लगता है जो गैर कानूनी है और उसमें कोई व्यक्ति शामिल होता है जानबूझकर, तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक का कैद या जुर्माना दोनों लगा सकता है एक सरपंच। कोई भी व्यक्ति यदि दंगा या बलवा कराने के लिए दोषी पाया जाता है तो ग्राम कचहरी के माध्यम से उसे 2 साल तक की जेल या जुर्माना लगाने का भी अधिकार प्राप्त है। धारा 178 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति को सत्य बोलने के लिए शपथ लेने के लिए कहा जाए और वह व्यक्ति शपथ नहीं लेता है तो ऐसे व्यक्ति पर ग्राम कचहरी के माध्यम से 6 महीने तक का जेल या 1000 तक का जुर्माना करने का प्रावधान है, ऐसा पावर है। धारा 179 के अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक किसी से पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है और कोई व्यक्ति उसका जवाब नहीं देता है तो ऐसे व्यक्ति पे 1000 का जुर्माना या 6 महीने तक का जेल का दंड देने का अधिकार है ग्राम कचहरी को। धारा 277 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जो जलाशय है या किसी तालाब का स्वच्छ पानी को गंदा करता है तो ऐसे व्यक्ति पे 3 महीने का जेल या 500 रुपये का जुर्माना का दंड देने का अधिकार भी है। धारा 294 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पे अश्लील गीत गाए या अश्लील हरकत करे तो उसे भी 3 महीने का जेल या जुर्माना से दंडित करने का अधिकार है ग्राम कचहरी को। यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक किसी को रोकने की चेष्टा करे तो उसे धारा 357 के अंतर्गत 1 महीने का जेल या 200 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार है ग्राम कचहरी को। बेईमानी कर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को यूज करे तो उस पर भी 2 साल का कैद या जुर्माना लगाने का प्रावधान है ग्राम कचहरी के माध्यम से। तो ये बहुत सारे अधिकार ग्राम कचहरी को मिला है, सरपंच को मिला है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी आदेश किसी व्यक्ति के खिलाफ ग्राम कचहरी के माध्यम से दिया जाता है या कोई जुर्माना लगाया जाता है तो उस पर कोई व्यक्ति जो है हल्के में लेता है, अपशब्द बोलता है पंचों को, सरपंचों को, उप सरपंचों को और किसी भी आदेश को मानने से इनकार करता है तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम कचहरी के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं माने तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई ग्राम कचहरी के माध्यम से किया जा सकता है।
जैसे किसी व्यक्ति पे जुर्माना लगाया गया है और वह जुर्माना को वसूलने में जो ग्राम कचहरी असमर्थ है, तो ग्राम कचहरी के जो सरपंच है वो क्या करेंगे कि जो मुख्य अपर या अवर न्यायाधीश हैं उनको जो है आवेदन देंगे निष्पादन के लिए। वहां से आदेश जारी किया जाएगा, जो संबंधित व्यक्ति है उन पे नोटिस न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जाएगा जुर्माना के रकम को अदा करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति को किसी मामले में उपस्थित करना अनिवार्य है और वह व्यक्ति जानबूझकर नोटिस जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है ग्राम कचहरी में, तो ग्राम कचहरी जमानती वारंट मुख्य अवर या अपर न्यायाधीश के पास भेजेंगे, जो उस पे जिसपे न्यायाधीश के द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर संबंधित थाना को भेज दिया जाएगा और जो थाना है वह उस व्यक्ति को जिस दिन उपस्थित होना अनिवार्य है आरोपी को, उसको ले आके पेश करेगी ग्राम कचहरी के उस सभा में। तो ये काफी सारी अधिकार हैं जिसको जानना जरूरी है एक सरपंच के लिए। इस संबंध में उन्हें हर सरपंचों को अभी ट्रेनिंग भी दिया गया है और उनको एक पुस्तिका भी मिली है जो नियमावली है उससे संबंधित। लेकिन क्या होता है कि सरपंच कई लोग जानबूझ के डर के मारे इस तरह का कठोर कदम नहीं उठाते हैं, जिससे उनके वोट बैंक पे दिक्कत आए, उनका जो है ना लोग उन पे नाराज हों, तो जिसके कारण क्या होता है ना कि छोटे छोटे मामला जो है बड़ा रूप ले लेता है, उसमें बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो जो लोग सरपंच के पद पे हैं उनसे निवेदन है कि जो छोटे छोटे मामले हैं उसको आप अपना कठोर कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन ले, ताकि कोई बात बड़ी न हो। और सबसे बड़ी बात, आप अगर निरंकुश हो जाते हैं, आप अगर अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो थाना है, जो पुलिस वाले हैं, उसका मनमानी फायदा उठाएंगे, जिससे आपके ही जनता को, आपके ही वोटर को काफी नुकसान मिलेगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।